जो आज अभी मेहमान मौजूद हैं, बगैर किसी वक्त गवाए, क्योंकि बहस बहुत गर्म है। सवाल ये हो रहा है, उन्होंने कहा कि इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान 2047, जो बहस इस वक्त तेजी से गर्म है। मैं लगातार, यकीनन आप जानिए, इस बात के लिए बहस करता रहा। फुटपाथ पे मैं बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं और ये कहता रहता हूं कि देश जो है उसके कुछ अपने मूल्य हैं, उसके कुछ अपने कंटेंट हैं, जिस पे रुका है प्रजातांत्रिक मूल्य है। लेकिन इस्लामिक राष्ट्र का प्लान 2047 ये है, 10% मुसलमान साथ हो तो भारत में 2047 तक इस्लामी राज बन जाएगा। और उधर से एक बयान विपक्ष की तरफ से आता है, जब जब इलेक्शन पास होते हैं तब तब यह शगुफा सामने आता है। मैं बहस का आगाज करता हूं। राहुल लाल, सबसे पहले आपसे, ये तो बहुत खतरनाक चीज है अगर ये है, और जिस तरह से पर्दाफाश हुआ है, निश्चित तौर से डराने वाली चीज है। राहुल, डराने वाली चीज है, इसमें कोई इनकार नहीं कर रहा कि इस देश में एक संविधान है। यहाँ पे ना तो इस्लामिक राष्ट्र के लिए कोई जगह है, ना कोई हिंदू राष्ट्र के लिए कोई, लेकिन बनाने के लिए काम हो रहा है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो भाई एजेंसियां रोके ना। मैं कह रहा हूँ कि पीएफआई का तो एक ऐसा लॉलीपॉप बना दिया है पीएफआई को कि देश में कुछ भी घटनाक्रम हो आप पीएफआई का नाम ले लीजिए। अरे है, आपको पीएफआई से इतनी समस्या, बंद कर दीजिए ना, पीएफआई को प्रतिबंधित कीजिए, उसके लोगों को बंद कीजिए। तमाम आपके पास केंद्र में आप हैं, 19 राज्य सरकारें आपके पास है, लेकिन नहीं, आप उसको, आप कैसे फल फूल रहा है वो? भाई अब केंद्र में सत्ता में 2014 से है ना ये लोग। तो ये चीजों का हमें तो लग रहा है कि लगातार एक तरह से जनता के बीच में ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। और इसका बड़ा कारण मैं ये देख रहा हूं, ट्रेनिंग का मॉड्यूल मिलता है, इंटरनेशनल कनेक्शन मिलते हैं। राहुल जी, सब झूठ है क्या? नहीं, झूठ नहीं है, मैं उसको झूठ नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर जितनी सख्ती जो है कि ये डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि दिखाते हैं या परसेप्शन में दिखाते हैं, वो उनके कृत्य में नहीं दिखता। अगर पटना के एसएसपी इतना शानदार काम कर रहे हैं, वो लगातार देखिए आतंकवादी मॉड्यूल का खुलासा कर रहे हैं। एक छोटी सी तुलना कर दी उन्होंने आरएसएस को लेकर, और बड़ा ही वो क्वालिफाइड ढंग से वो तुलना थी। देखिए पड़ गए उनके पीछे। नो, ऑफ कोर्स जी। मैथिल जी, देखिए राहुल लाल जी को शायद पता नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस प्रकार से कार्य करता है और क्या कार्य करता है। जब राष्ट्रीय, सुन लीजिए पूरी बात को पहले, आपको कुछ नहीं पता है। यदि आईएसआईएस के संग में आरएसएस तुलना करेंगे, सिमी के संग में आरएसएस की तुलना करेंगे, देशभक्त को एक तरफ खड़े रखेंगे। देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जब स्वयंसेवक सुबह जाता है शाखा में, तो वह भगवा ध्वज के सामने प्रणाम करता है और वो 4 लाइनें कहता है, तन समर्पित, अमर समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभूमि तुझे और भी कुछ और दूं। देश के अंदर हर विपत्ति के अंदर देश के लिए कार्य करता है। आरएसएस इस देश के अंदर हर मैं रोक रहा हूं, मैथिल साहब मैं रोक रहा हूं। तुलना निर्मूल्य है, कोई जरूरत नहीं है प्रोग्राम में उसको डिस्कस करने की। निर्मूल्य मैं कर रहा हूं, लेकिन एक अगर मान लीजिए मिस्टेक भी हो गई है उनसे, लेकिन अगर ऑफ कोर्स जी, उन्होंने ये बात कह दी क्या आरएसएस की, क्या आरएसएस में 3 बार बैन नहीं लगा देश में? नहीं, अरे नहीं प्रतीक जी, नहीं, आपके एजेंडे के तहत नहीं होगा काम। जी, क्या मैं हमेशा जी, मैं हमेशा बैन लगा नहीं लगा, हत्यारे तीनों बार, हत्यारे आपने सवाल रख लिया, 3 बार लगा, और क्या हुआ ये भी आपको मालूम है। और सुप्रीम कोर्ट पे ये मत कहिएगा कि मुझे अविश्वास है, क्योंकि ये मत कहिएगा कि इस मामले में नूपुर, देखिए राहुल, ये मत कहिएगा कि नूपुर मामले में तो हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, लेकिन इस वाले मामले में नहीं भरोसा। ये मत कहिएगा, फिर ये तर्क मैं लूंगा नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है हमारे लिए। चीजों को ठीक पर्सपेक्टिव में लेकर आने की कोशिश करता हूं। ढिल्लो जी, एसएसपी बिहार, उन्होंने सेकंड कॉन्फ्रेंस करी और उसमें क्लैरिफिकेशन दी कि मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला कि जिन पीएफआई के कल्प्रिट्स को हमने पकड़ा, एक्यूज को पकड़ा, उन्होंने स्टेटमेंट दी
कि हम भी लगभग वैसी सुबह शाखा की तरह लोगों को भेजना चाहते हैं, उसी मोड ऑफ ऑपरेंडी पे काम करना चाहते हैं और देश के साथ जुड़ने का काम करना चाहते हैं। तो मैंने उसको कंपैरिजन में पीएफआई और आरएसएस को मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था, ये क्लैरिफिकेशन दिया उन्होंने। जिस तरह से तो पहली बात तो ये, दूसरी बात कोई नहीं घेरा। राहुल आई विल गिव यू चांस, आई विल गिव यू चांस, राइट। अगर कोई डिमोलिशन की बात करता है, अगर कोई अथॉरिटी कहती है कि लीगल स्ट्रक्चर बने हैं, अगर कोई पुलिस वाले कहते हैं कि 4 कल्प्रिट पकड़े गए, और अगर कहते हैं कि आजमगढ़ के उस पर्टिकुलर रॉइड के पीछे इतने सारे लोग थे, तो तुम किसी पुलिस वाले की बात नहीं मानते। अगर कमिश्नर ऑफ पुलिस कहता है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों में इन 4 मुस्लिम लड़कों का हाथ था, तुम मना कर देते हो। अगर कहते हैं कि फार्मर्स आंदोलन में ये 5 लोग पकड़े गए, तुम कहते हो पुलिस वाले बेकार थे। परंतु अगर किसी एसएसपी से गलती से निकल गया और उसने उसको क्लैरिफाई किया, तो एसएसपी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेहरुद्दीन साहब, मैं बिल्कुल आप ही के पास आ रहा हूं। मेरा सवाल यह है, हथियार, ऑफ कोर्स यू हैव अ फुल राइट टू स्पीक। इस देश में, इस मुल्क में कम से कम ये तो है कि पूरी आजादी, तमाम सारी चीजों में आजादी, बिल्कुल, आप बोलने की भी आजादी है, बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, हथियार चलाने की ट्रेनिंग, समस्याओं पर हिंसक प्रदर्शन, अलग मुस्लिम पहचान बनानी होगी। जब इस देश के आप सुप्रीम कोर्ट पे कहते हैं हमको भरोसा है, हर चीज पे भरोसा है, तो अलग पहचान कौन सी होगी? मैं ये जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि 10% मुस्लिम साथ आ जाएं तो 2047 तक इस्लामिक राज। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन आप इस तर्क के साथ खड़े हैं, तो मुझे जानने का हक है कि आखिर कौन सा तर्क है जो आपको इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, जिन्होंने ये बात कही है वो खुद कह रहे हैं कि हमारे साथ मुसलमान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देश, हमारे पास ऑप्शन था प्रतीक जी जाने का यहां से, मगर हम नहीं गए। हम क्यों रहे इस देश में? क्योंकि यहाँ सेकुलर है, सब धर्म के लोग तो यहाँ हमें आप पे नाज है ना, जितना हम ऐसे लोगों के हम साथ नहीं है, खुलकर कहते हैं हम ऐसे लोगों की जगह अगर कहीं है तो वो जेल में जगह है। मगर ये जो उनियाल साहब कह रहे थे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, नारा किसने दिया? मुल्ला काटे जाएंगे, राम राम कहलाएंगे। से पहले ये नारे लगे, दिल्ली के दंगे से पहले, दिल्ली दंगे से पहले ये नारे लगे, और भाजपा के नेताओं ने बाकायदा मंचों से कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। और ओखला में 2 वारदात हुई, गोली चलने की वारदात 2 हुई, लोगों ने हथियार निकालकर गोली चलाने का काम किया। संजीव, मैं आता हूं, और त्यागी साहब मैं आता हूं आपके पास। मुझे जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एक सेकंड लूंगा। रहीमन धागो प्रेम को मत तोड़ो चटकाए, टूटे से भी ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तोड़ने का काम मेरे मित्रों, जोड़ने का काम मैं बताता हूं। जोड़ने का काम, आरएसएस के प्रमुख ने एक बात कही, बहुत सुंदर बात कही। सम्मान करते हैं हम उस बात का, तो आप उसमें नहीं बोलते करते हैं उस बात का। बहुत सुंदर बात कही। इसको जोड़ने का बात जो भी करेगा उसका समर्थन किया जाएगा। और आप हर मस्जिद में जो है शिवलिंग मत ढूंढिए, हम उनके स्वागत करते हैं उनके बयान का। मगर जो टुच्चे आदमी, तुच्ची लोकप्रियता के लिए और छोटी लोकप्रियता के लिए आगे आकर जो मुसलमानों और हिंदू भाइयों का बंटवारे का काम करते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। हम शब्दों के बारे में, रहीम जी के दोहे के बाद टुच्चापन कहां रह गया? राइट, त्यागी सर, मैं सबसे पहले एक चीज में अपना विरोध दर्ज कराना चाहता हूं। जो ये काटे जाएंगे वाली भाषा कही इन्होंने, वो सारे के सारे लोग जेल में हैं, महीनों रहे। जिन लोगों ने गला काटकर इस देश के प्रधानमंत्री को उदयपुर में मारने की बात कही, क्या मैं उस भाषा को यहां पर दोहराकर मुसलमानों के बारे में बोलना शुरू कर दूं तो क्या वो गलत नहीं होगा? ये आदमी यहां पर इस तरह की जाहिलियत कर रहे हैं और आप इनको करने दे रहे हैं, बहुत बेशर्मी की बात है। नंबर 1, लेकिन उन्होंने अपनी बात चलाई, मैं आपके बीच में नहीं चलाया, मैं आपके बीच, सर अब देखिए, अब आप मुझे बोलने देंगे कि नहीं है, और बता दीजिए आप मुझे बोलने देंगे कि नहीं? उसको बचाने का काम भाजपा कर रही थी। तो ये हम लोगों ने बहुत अच्छी सी नीति बना ली, जो सब जुडिस मामला हो, कुछ भी हो, आज की डिबेट में, आजकल की डिबेट में आप कुछ भी बोलते चले। दिस इज वेरी बैड। दूसरा, दिस इज वेरी बैड। कानून के पहलू को समझने की कोशिश करें। मैं आ रहा हूं। आई विल गिव यू चांस। लाल के आरोपियों को क्यों बचाने का काम कर रही थी भाजपा? जवाब इसका लीजिए। अगर आपके पास इतना ही कंटेंट और नॉलेज है तो मैं बस आपसे 1 सेकंड बड़ी शालीनता से चेक कर लेता हूं इसको। आपने कहा कि संघ पर इतनी बार बैन लगा क्योंकि वो देश विरोधी एक्टिविटीज में थे। कब लगा पहली बार बैन? 1948 में लगा। किस बात पे लगा? गांधी जी की हत्या के, गांधी जी की हत्या में इनका पूरा लगा था कि अब मैं इनको क्रॉस चेक करूं क्या? क्या मुझे क्या न्यूज़ 18 के दर्शकों को मुझे इनको क्रॉस चेक करने की आवश्यकता है? 2 अप्रैल, ये देखिए, मैंने एक सवाल पूछा, सारी कलई खुल गई। बता रहे हैं आपको शिवम जी। आप देखिए, मामला ये है, देखिए, भटका मैं रहा हूं,
और हिंदू राष्ट्र का मामला भी गलत है, सेकुलर राष्ट्र हम लोगों को बोलना पड़ेगा, वही समस्या का समाधान नहीं बोल सकता। इनको अभी चांस कमाल की बात है। ये मतलब इनकी 10 सेकंड में कलई खुल गई, इतना ही ज्ञान है तो इतना ही समय का इस्तेमाल करें, हर किसी के बीच में कूदने का कोई लाभ नहीं है। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देवता फिल्म में मोहम्मद रफी साहब ने कहा था कि ना तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, मत मानो संघ, मत मानो शिवम त्यागी, मत मानो प्रतीक त्रिवेदी। अरे मोहम्मद रफी साहब को ही मान लो। अब 2047 पर आता हूं मैं, गलत क्या कह रहे हैं वो। अब ये कहते हैं कि हम उस संगठन के साथ नहीं है, पीएफआई के। मैं फिर से कहता हूं प्रतीक जी, और मैं काफी बार इस रेफरेंस को कोट कर चुका हूं, जमीयते उलेमाए हिंद, जिन लोगों ने कमलेश तिवारी की गर्दन काट दी, जिन 5 लोगों ने, उनका केस लड़ रहा है जमीयते उलेमाए हिंद। जिन 38 आतंकवादियों को अहमदाबाद ब्लास्ट केस में सजाए मौत दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, उसका केस जमीयते उलेमाए हिंद लड़ रहा है। मैं कैसे मान लूं कि ये उनके साथ नहीं। और अब एक और आगे। अब सर प्लीज सर, ये 10 सेकंड क्यों नहीं रुक सकते? मैंने माना बर्बन डायरिया कोई चीज है, इनके पास कोई तर्क नहीं है। सर मैं नहीं बोलूंगा बीच में। कोशिश करते हैं और उसमें नाकाम हो चुके, कई बार आउट हो फिर ये चुके। देखिए सर, फिर अब दूसरा। अब सुनिए एक और प्लीज, अपना मानसिक स्थिति को ऐसी मत बनाइए। कसाब को केस में, यहां पर स्टेट ने उनका केस लड़ा, मेरा देश लोकतांत्रिक है, यहां पर उन आतंकवादियों का केस भी लड़ा जाता है। लेकिन अगर मेरे कोर्ट अगर सजा देगी, सर ये 10 सेकंड क्यों नहीं रुक सकते? विपक्ष तो होंगे ना सामने में। सर पक्ष और विपक्ष होगा। मेरे देश की सरकार, मेरे देश का स्टेट अगर उनको देता है वकील आतंकवादियों, बिल्कुल दे, उनको देना चाहिए, क्योंकि उनको दुनिया में मुंह दिखाना। मेरे मुसलमान को दुनिया में मुंह नहीं दिखाना उनको आतंकवादियों का केस लड़ने के बाद। और अंत में सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आप उनके साथ नहीं है बहुत अच्छी बात है, लेकिन चाहे वो झारखंड में प्रतिबंध कब लगेगा पहले ये बता दीजिए शिवम जी। देखिए मुख्य जड़ तो ये है ना, पीएफआई के लोगों को कब आप देश को पीएफआई से कब मुक्त कराइएगा, बस इस सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं बस एक छोटी सी बात। थैंक यू सर। आप नहीं सर 10 सेकंड इन्होंने सवाल पूछ लिया तो मैं सवाल ले देता हूं। यही वही पीएफआई है जिसके 22 बैंक अकाउंट ऑलरेडी ये सरकार सीज कर चुकी है, इस पर बैन जरूर लगाएंगे, लेकिन फिर बीच में सवाल भी खुद पूछा, जवाब भी खुद ही देंगे, बोलेंगे भी खुद ही, चिल्लाएंगे भी खुद ही। न्यूज 18 के लोगों देख लो इनको, मतलब सब कुछ नहीं देना है, दे दो इनको फुल ऑन कैमरा, इन्हीं के ऊपर होना चाहिए, मुझे हटा दो स्क्रीन से। त्यागी जी मैं बस आपकी एक बात पे कुछ नहीं कहना, मुझे सिर्फ एक बात पे कहना है। बुनियाल जी, आपने कहा कि मोहम्मद रफी को ही मान लो, हम सब मानते हैं, उनके इल्म को मानते हैं, और जब वो भजन गाते हैं तो लगता है साक्षात प्रभु सामने है। बिल्कुल इसमें कहीं दो राय नहीं। एंड वी ऑल बिलीव, एंड वी ऑल बिलीव। लेकिन ये पीएफआई वाले कहां थे सर जो ये मानते थे? सवाल नहीं, ऑफ कोर्स ये नहीं मानते पीएफआई वाले। ये जमीयत उलेमा हिंद वाले नहीं मानते उनको, बताइए। मैं तो मानता हूं आप भी मानते हैं। संजीव, ये डरावने वाली बातें हैं, ये डरावनी बातें हैं, देश को तोड़ने वाली बातें हैं। और अगर ये हैं तो आज मुखालफत है और होनी चाहिए। और अगर मैथिल साहब कह रहे हैं तो गलत क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा वक्त, सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री के उस तहरीर को याद कीजिए जो नोटबंदी के एक दिन पहले शाम में उन्होंने कहा था। 125 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी उसमें, और उन्होंने कहा था कि आतंकवाद खत्म होगा, कमर तोड़ दिए जाएंगे, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, डुप्लीकेट जितने भी नोट है वो खत्म हो जाएंगे। तोड़ूंगा, इतना रोकूंगा कि नोटबंदी से मरे हो वो लोग। ये कहा क्या? तो सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही। हम उसी पे आ रहे हैं, बोलने नहीं देंगे आप। संजीव, आने दीजिए ना हमें, बोलने तो दीजिए। नहीं बोलने कैसे दीजिए? ये तो गलत बात है। बस मुझे कोई एतराज नहीं, आप बात करिए। आप पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आम आदमी, आप पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पूरा हक है। लेकिन कोई भी चीज ऑथेंटिकेट करेंगे। 40 लाख रुपए, 125 आदमी कह देते हैं आप मर गए, नोटबंदी से मर गए, इसका कोई डॉक्यूमेंट, कोई चीज कहीं लाइन में लग के मर नहीं गए। चलिए बात आगे, मैं नहीं लेता, मैं प्रोग्राम में मैं डिनाई करता हूं। मूल मुद्दे पे आते हैं। चलिए मूल मुद्दे पे। 40 लाख रुपए फंड की ट्रांसफर हो जा रही है, कैसे हो जा रही है? सरकार की नजर में नहीं है क्या? जब कहीं उत्तर प्रदेश में दंगा हो जाए, फिर पीएफआई का फंड निकल जाए, दिल्ली में हो करप्शन का एक भी केस बता दो। अरे उसको बंद क्यों नहीं करते? तमाशा बना के रख दिया आपने। 4 मिनिस्टर गिर गए करने के लिए सतेंद्र जैन, आप अपने फेल्योर सतेंद्र जैन, आप अपने पीडी के 5 मिनिस्टर चले गए। ये अपने नाकामियों को छुपाने के लिए पीएफआई को आगे कर देते हैं। अपने नाकामियों को छुपाने के लिए पीएफआई को आगे कर देते हैं। आप उसको बैन कीजिए, आप उसको जड़ से समाप्त कर दीजिए ना। आप जानबूझ के रखते हैं। अरे क्या बोलेंगे आप क्या बोलेंगे? आप उसके हिमायती हैं, आप चाहते हैं कि वो जिंदा रहे। पैनल में सबने बोल लिया, नहीं ये पैनल में सबने बोल लिया। मुझे जस्ट गिव मी 5 सेकंड्स। सेंटेंस लास्ट पैनल पे जो बोला और संजीव ने बोला कि अपने फायदे के लिए पीएफआई का इस्तेमाल कर लेते हैं, बेहद दुखद है ऐसा बोलना
और ऐसे पक्ष में विपक्ष में बहस करना बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। तो उस पर लगाम लगा दिया जाए ना, उसको जड़ से समाप्त कर दिया जाए। वो जिंदा कैसे है ये कौन करेगा? हम करेंगे, सरकार के लोग करेंगे। क्यों नहीं ये मांग करते? क्यों नहीं ये कहते कि सरकार की नाकामी है? ये बोले ये बोले ना, ये बोले कि सरकार की नाकामी है, ये बोले सरकार की नाकामी है, ये लोग नहीं बोलेंगे। ये लोग चाहेंगे कि वो जिंदा रहे, इसके आधार पर राजनीति होती रहेगी। ये गलत है। सुनाई नहीं पड़ता। यहाँ पर खड़े हुए जितने भी पैनलिस्ट हैं